हाँ हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल। इसका नाम है न्यूलाइट स्टूडियो में आपका प्यारा सा कैफी सर। कैसे हैं आप लोग? पहले आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया करने की कोशिश कर भी रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं न्यूलाइट की खास बात क्या है, न्यूलाइट आपके लिए हमेशा करने के लिए खड़ा रहता है। ऐसा न्यूलाइट खास क्या कर रहा है? न्यूलाइट बहुत खास कर रहा है। आप टेस्ट सीरीज देखिए, जिस तरह से एफएसटी, जिस तरह से आरबीटीएस, जिस तरह से ऑल इंडिया का पेपर करवाया जा रहा है, वो पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे है। अगर आप उसको मार्गदर्शन बहुत ध्यान से पेपर देते जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाएंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और दूसरा जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है आपका यूट्यूब। यूट्यूब में ऐसा खास क्या है? जिस तरह से सिंह सर का एक उपदेश है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन सबको देना चाहते हैं और बिल्कुल ही दे रहे हैं। अगर आप YouTube को ध्यान से इस चैनल को खोलिएगा तो बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको DPQ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा है, FST का डिस्कशन, हर एक टेस्ट पेपर का डिस्कशन, हॉटस्पॉट, रैपिड फायर। तो ऑल दिस फिनोमिनिकल स्ट्रक्चर विच आर ओनली इन द न्यूलाइट स्ट्रक्चर, सिर्फ न्यूलाइट में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ सिर्फ एक उद्देश्य और सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो क्या करनी है? हमें कैसे भी करके सिलेक्शन दिलाना है, और आप ये कर सकते हैं अगर आप साथ में चलेंगे तो आज जैसा कि आज मैं हॉटस्पॉट सीरीज में आया हूं, आज एक बहुत धमाकेदार सवाल के ऊपर, एक धमाकेदार कंसेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है वेरिएबल डेंसिटी। सर, ये वेरिएबल डेंसिटी क्या है? शायद थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कैसे डेंसिटी चेंज करती है टेम्परेचर के साथ, और साथ साथ बड़ा खूबसूरत सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपको मैं मान के कहता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड वेन्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। आज अपना बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ये क्लास, जिसका नाम है हॉटस्पॉट सीरीज। तो सबसे पहला सीरीज पे देखिएगा क्या दे रखा है मैंने। अगर आप नोटिस करें तो यहां पर रो दे रखा है, घबराइए मत, रो मत दीजिएगा इसको देकर, रोना नहीं है। इसका रो का मतलब क्या है ये समझते हैं। अगर नोटिस करिए फॉर्मूला 74 सीरीज में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज डेल्टा रो? सर, चेंज इन डेंसिटी। व्हाट इज रो? इनिशियल डेंसिटी, गामा इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सर, ये समझ में नहीं आपने कैसे लिख दिया इसको। यस, अब मेरा काम जो बनता है, मैं आपको एक एक पार्ट को अच्छे से समझाऊं। देखिए ध्यान से क्या हो रहा है एक्चुअली में। सपोज करिए आपके पास एक मास सिस्टम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाना चाहता हूं और तभी आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करिए आपके पास एक मास सिस्टम है जिसका मास m है ना। सो m है जो मास ऑफ द सिस्टम है, और सिस्टम मेरा कुछ भी हो सकता है। और सपोज करिए इसका v क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। बोलो भाई, क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल। और किसी टेम्परेचर T इनिशियल पे बात हो रही है। अगर किसी ने आपसे पूछा सर डेंसिटी क्या डिफाइंड है? सर, डेंसिटी तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो हमें हमेशा सिखाया गया, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इनिशियल। अब सपोज करिए कि मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा के T फाइनल कर दिया। अब नोटिस करिएगा T फाइनल से क्या होगा, शायद आपने वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ा होगा, और ये हम मान कर चल रहे हैं कि मेरा T फाइनल T इनिशियल से ज्यादा है, एंड दैट्स मास क्या चेंज होगा? नहीं सर, मास वही रहेगा, वॉल्यूम आपका चेंज होगा, दैट इज V फाइनल वॉल्यूम। अगर तुमसे कोई पूछेगा सर अब डेंसिटी कितना हो जाएगा, सर अब जो रो फाइनल आएगा वो हो जाएगा m/v फाइनल, है कि नहीं? देखो, तो ये दो फंक्शन आपको देखने को मिला। डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू m/v, एंड वेयर v इज द इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स इन फाइनल वॉल्यूम। तो ये मैंने इनिशियल पिक्चर बनाया, ये मेरी शुरुआती दौर की बात है, जब मैं शुरुआत में आया था, मतलब शुरुआत है इस क्वेश्चन में, एंड दैट इज योर फाइनल की बात हो रही है। तो दोनों को फर्क समझिएगा क्या होने वाला है, बहुत जबरदस्त, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूं सर क्या चीज, क्या रिलेशन देखना चाह रहे हैं, क्या ऐसा संबंध, बहुत अच्छा संबंध बनेगा, देखिएगा ध्यान से। तो इनिशियल एक तरफ, फाइनल एक तरफ, तो मैंने चीजों को साफ साफ लिखा। अब देखिए, कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला, उसको सिर्फ रटना नहीं, उसका अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैं पूछूं V फाइनल कितना होगा, तो आप कहोगे सर V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा T, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन। याद आया आपको? दिस इज योर वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड व्हाट वाज गामा? गामा इज सर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अगर आपको याद हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस V फाइनल एट दिस वन। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट? नथिंग विल चेंज, बट some sort of changes should be have to be applied over there. So what the value of gamma final? You have only replaced this V final by this equation, which is nothing but V initial
1 प्लस गामा डेल्टा टी। सो लुक एट दिस वन। अब सर क्या समझ में आ रहा है? दिस इज योर रो इनिशियल। हैव यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ रो इनिशियल? दैट्स नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम विच इज वी इनिशियल. So obviously the result becomes like something rho final is nothing but rho initial 1 upon gamma delta t. Can we write this one? Yes. Now apply some binomial expansion. What is this? देखो ध्यान से. So I try to derive each and everything कि आपको याद ना करना पड़े. In case of exam में अगर भूल जाए. So can we write this one? Yes. और गामा की जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है 1 से. So can we write binomial indices? याद करो -1 आगे आता था तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी एंड दैट इज रो फाइनल. दिस इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर. सो व्हाट यू विल फाइनली गेट द रिजल्ट. रिजल्ट से ये समझ में आ रहा है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी डेंसिटी घटेगी बिकॉज आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है. दैट इज इनवर्सली रिलेशन. मास तो कांस्टेंट, मास बदलेगा नहीं. सो इनवर्सली रिलेशन है. तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि किसी टाइम टी पे जो रो फाइनल होगा नथिंग बट रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी. शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने डिराइव क्यों किया ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बना तो बना कैसे, आया तो आया कैसे. बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं सिर्फ रिजल्ट याद कर लेते हैं देन जस्ट गो फॉर दिस प्रॉब्लम्स एंड जस्ट फाइंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द फॉर्मूलाज एंड गेट दिस. ये बहुत ज़्यादा गलत है. सही क्या है? सही क्या है आपको पहले पता होना चाहिए आया कैसे, है कि नहीं. ओके नाउ सो दिस इज रिजल्ट रो फाइनल रो इनिशियल माइनस. अब बताओ चेंज डेल्टा क्या होता है सर? डेल्टा होता है रो फाइनल माइनस रो इनिशियल. ओके एंड अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके रिजल्ट तक पहुंचूंगा. सो मैंने क्या लिखा? रो फाइनल माइनस रो इनिशियल, है ना. सॉरी दिस वन. मैंने लिखा रो डेल्टा रो. अब नोटिस करिए रो तो इनिशियल ज्यादा ही होगा क्योंकि चेंज हो रहा है. तो रो इनिशियल माइनस रो फाइनल मैंने थोड़ा अरेंज किया तो यू विल गेट रो इनिशियल गामा डेल्टा टी एंड दैट इज डेल्टा रो. तो डेल्टा रो अपॉन रो गामा डेल्टा टी. दिस इज योर रिजल्ट और प्लीज इसको आप याद रखिएगा. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो फाइनली मैंने इसकी मदद से रिजल्ट निकाला जो कि मैंने यहाँ पर पहली दफा यहाँ लिखा हुआ था. तो यहाँ पर डेल्टा रो क्या है ध्यान से देखिएगा. व्हाट इज डेल्टा रो? एक बार फिर से दिखा देता हूँ. दैट इज रो फाइनल माइनस रो इनिशियल अपॉन रो इनिशियल is nothing but gamma times delta t. ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया? आई थिंक बिल्कुल समझ में आ गया होगा. अब हमें इसको यूज करना, बस ये आप याद रखना डेल्टा रो क्या है और रो इनिशियल है दैट इज गामा डेल्टा टी. नाउ सो लुक एट द क्वेश्चन. क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्लिसरीन है, ठीक है, और ग्लिसरीन का गामा दिया हुआ है. ओके कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना दे रखा है गामा? लुक एट द रिजल्ट. गामा इक्वल टू 49 इंटू 10 की पावर -5 केल्विन. केल्विन इनवर्स है ना. यस. व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर 30 डिग्री राइज इन टेम्परेचर? ओके डेल्टा टी दे रखा है आपको 30 डिग्री. आपको पता है ना केल्विन में भी यही आता है क्योंकि 273 दैट इज कॉमन इनिशियल फॉर एंड फाइनल बोथ. नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट द वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन है. क्या पूछा आपसे? सॉरी फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है. ओके और जैसा कि अभी आपको फॉर्मूला बताया था फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या है? दैट इज फ्रैक्शनल चेंज. फ्रैक्शनल चेंज मतलब रो इनिशियल माइनस रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल एंड दैट सिंपली गामा डेल्टा टी. कैन वी राइट दिस वन? यस. सो फाइनली क्या आ जाएगा? डेल्टा रो अपॉन रो, है ना. एंड व्हाट इज अ गामा? गामा इज 49 इंटू 10 के पावर -5, है ना, एंड दैट इज 30. सो मल्टीप्लाई करिए क्या आंसर आ रहा है बताइए. So after applying this one you will get approximately 1.47 approximately. ये fractional change आना चाहिए. So look at the result. तो कौन सा ऑप्शन होगा? I think this third is the correct answer. क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी लोगों से? परफेक्ट, बिल्कुल. चलिए नेक्स्ट. यहाँ तो समझ में आए? तो देख रहे हो ना कितना आसान है. लगता है कि हाँ बहुत टफ है. कैसे रिलेशन लिखा? रिलेशन आपको पता होना चाहिए. फॉर एनी फॉर्मूला इन द फिजिक्स you have to at least know the concept behind it, how this formula will come, कैसे आया, what the concept behind this formula. तो ये सारे चीज़ें जब असेंबलिंग होने लगती हैं then you can capable to solve the better question. आप अच्छे सवाल लगा सकते हैं. अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो there are few question you are capable to solve this one, but otherwise those question is require the most concept, जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की नीड है, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल की यूज़ है. then you have to understand each and every basic concept, then finally तुम कर सकते हो.
थोड़ा समय लगता है, बहुत दिक्कत होती है, मगर यार इसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। चलो, सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्स्ट, सेकंड तो ये मैंने सॉल्व कर दिया अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना दे रखा है। सो रो इनिशियल कितना है मेरे पास, 10 ग्राम पर सीसी, दैट इज टी इनिशियल। अगर मैं लिखना चाहूँ तो 273 के लिख सकते हैं ना। ओके, वेरी गुड। नाउ एट रो फाइनल कितना दे रखा है हमें, 9.7 ग्राम पर सीसी, है ना। और कितने टेम्परेचर पे दे रखा है, दिस इज योर 10 डिग्री सेल्सियस। सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पूछा है। ओ माय गॉड, टू डू लव। अल्फा पूछा है। अगर मेरे को कोई गामा बता देगा, वी नो द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, दिस इज गामा इक्वल टू 3 अल्फा। आई थिंक एवरीवन नोज दिस वन, सब लोग पता होगा, सब लोग पढ़े भी होंगे। सो मैंने फॉर्मूला तो यही लेके आया ना। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा रो अपॉन रो गामा डेल्टा टी। कैन वी राइट दिस वन, यस। ओके, व्हाट अबाउट दिस सर, रो इनिशियल माइनस रो फाइनल अपॉन रो इनिशियल, मैंने डिराइव किया भी था। व्हाट अबाउट रो इनिशियल, सर रो इनिशियल इज नथिंग, इज योर वैल्यू ऑफ 10। ओके, दिस इज योर 9.7 अपॉन 10, दिस इज गामा। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा टी, दिस इज योर 10। पक्का लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सो कुड यू कैपेबल टू सॉल्व दिस वन, क्या आप ये सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आएगा गामा इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -3। क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल। बट वी नीड द क्वेश्चन सेइंग व्हाट द वैल्यू ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा। सो अल्फा इज नथिंग बट गामा बाई 3। सो डिवाइड विद 3 यू विल गेट 1 इंटू 10 की पावर -3, विच इज ऑब्वियसली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। कभी भी सवाल डेंसिटी और टेम्परेचर पे आए, सिर्फ लास्ट मोमेंट में इसको 5-10 मिनट की वीडियो आप देख लोगे ना, दैट्स सफिशिएंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। बाकी अगर थोड़ी सी बुद्धि आप लगा लोगे ना तो बहुत सारे सवाल निकाल लोगे। सो आई होप कि ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको सभी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल कम द नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज योर वेन्स लॉ। वाह क्या फॉर्मूला है सर, ये वेन्स लॉ क्या कहता है ये समझाता हूँ। आपने शायद ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा होगा, क्या ब्लैक बॉडी कहता है। सो लुक एट दिस, व्हाट द ब्लैक बॉडी। यही एक ऐसा पॉइंट था पूरे फिजिक्स का जहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। अगर आपको हल्के से सर ने कुछ आइडिया दिया होगा, हम लोग जब तक क्लासिकल फिजिक्स यूज़ करते हैं देन वी कंसिडर एनर्जीज इज कंटिन्यूअस, और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश किए, हाँ कि कंटिन्यूअस की मदद से कि ऐसा हो सकता है। लो हुआ क्या है मैं बताता हूँ। सपोज यू हैव अ ब्लैक बॉडी और किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, और ऑब्वियस सी बात है, तो कहना क्या जा रहा है कि यहाँ से रेडिएशंस होगा, और रेडिएशंस वर्सेस लैम्डा का ग्राफ देखा गया है, एंड इट्स लुक लाइक समथिंग इस तरह से, एनर्जी इंटेंसिटी, और मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, एनर्जी इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा दैट इज वेवलेंथ। क्या देखा ग्राफ पे, यू हैव अ लॉट्स ऑफ ह्यूज स्पेक्ट्रम लाइक समथिंग दिस तरीके से, इस तरीके से। अब नोटिस करिए क्या सर, एक तो बीच में पीक दिख रहा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सा। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं आ सकता, उसके लिए आपको क्लास करनी पड़ेगी, बट जितना बताऊँ दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। एट पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, दैट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स, हम वर्ड यूज़ करते हैं। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, जो भी इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ एट विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ भी कहते हैं कुछ बुक्स में, वेन डिस्प्लेसमेंट भी मैं समझाता हूँ क्या है, बट बेसिकली क्या है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जो आपकी एनर्जी की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स, वर्ड डिनोट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है, ना, इसका ये मतलब नहीं, लैम्डा मैक्सिमम तो उधर साइड चला जाएगा फिर वैल्यू। इस पूरे स्पेक्ट्रम में जैसे इस ब्लैक बॉडी से थ्रू आउट द होल स्पेक्ट्रम इमिट होगा, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपको सबसे ज़्यादा, पर्टिकुलर वेवलेंथ की ईएम वेव सबसे ज़्यादा फील होगी आपको, एंड दैट्स पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड लैम्डा मैक्स, फॉर विच द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। That is the meaning of lambda max. So do not confuse with lambda max की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, नहीं ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है। तो आप समझिए ये स्पेक्ट्रम, अरे बहुत प्यारा यार, प्लैंक्स लॉस पढ़ोगे ना, वेन्स लॉ, रेलिंग जीन्स, तब समझ में आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। बट जितना इन्फॉर्मेशन में उतने पे काम करना है। तो बेसिकली क्या आइडेंटिफाई किया वेन्स ने, लेट सपोज टी क्या आपके पास कांस्टेंट है। नोटिस करना अपन ने क्या किया, T1 मान लिया, अपन ने एक टाइम T2 लिया है ना, और T2 T1 से बड़ा है। T2 क्या है बच्चा, T1 से बड़ा है,
ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इंटेंसिटी, अगर तुमने पढ़ा होगा रेडिएशन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेडिएशन से बढ़ेगा तो पीक की वैल्यू और बढ़ेगी, है ना। अब ध्यान रखना, यही तो वेन्स ने बताया कि जब आप टेम्परेचर में शिफ्ट करोगे तो वेवलेंथ में भी शिफ्ट आएगा। सम शॉर्ट कुछ ग्राफ ऐसा था तो अब ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, like something this one, and this is your next value where you will get different maximum value। अब आपकी maximum value चेंज हो जाएगी, अब थोड़ा पहले से ज़्यादा होगा। और यही तो शिफ्टिंग सिखाया, पहले लैम्डा मैक्स 1 था, दैट इज लैम्डा मैक्स 2। तो उन्होंने क्या बोला वेन्स ने कि जो भी लैम्डा मैक्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिल्कुल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज योर वेन्स लॉ। As you increasing the temperature, there is a shift of wavelength which is always toward the left side, क्योंकि लेफ्ट साइड से आपका पीक बढ़ रहा है। आप ग्राफ ऐसे नहीं दिखा सकते, चाहते तो आप ऐसे दिखा सकते थे, लाइक समथिंग इस तरीके से, जबकि वो गलत हो जाता। वेन्स ने कहा कि जो लैम्डा है ना वो आपकी और लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, मतलब पहले से और कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और मान लो कि मैंने ग्राफ और ये बना दिया, समथिंग लाइक दिस वन। सो दिस इज योर थर्ड ग्राफ। अब नोटिस करिएगा दिस लैम्डा 3 मैक्स एंड दिस इज T3 है। कोई रिलेशन पूछ लेगा तो आप इन ग्राफ से पता कर सकते हो। ये मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो T2 का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद T3। बट अरेंज करें वेवलेंथ को तो इसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, इसका कम। तो जब ये हटेगा कांस्टेंट, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक B आएगा एंड दैट इज कॉल्ड वेन कांस्टेंट। सो विद द हेल्प ऑफ एनी बॉडी, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑन एनी वैल्यूज, मतलब किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। टू फाइंड एनी बॉडीज टेम्परेचर, वेदर सन्स, स्टार्स, एनीवन, यू शुड हैव टू नो द वैल्यू ऑफ B। सो B बराबर क्या लिख सकते हैं हम? सो लैम्डा मैक्स इंटू टी का जो वैल्यू होगा प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ लैम्डा 1 इंटू T1 बराबर लैम्डा 2 इंटू T2, दैट इज लैम्डा 3 इंटू T3। शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन because the product of lambda max t is always remain constant, this gives by the Wien's law। ओके, नाउ अब इसको समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना, मतलब बेसिकली इस पर सवाल कैसे बनेंगे। तो रिमेंबर, याद रखें ध्यान से इस चीज़ को, कैसे मैंने एक्सप्लोर किया, क्या समझाया। आइए सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 200,000 केल्विन एमिट्स एनर्जी मोस्ट इंटेंसली ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इतना, ठीक है। एक टेम्परेचर T1 पे लैम्डा 1 आपको गिवन है। फिर कह रहा है कि अगर मैं लैम्डा 2 दे दूँ तो T2 कितना होगा। अभी मैंने रिलेशन बताया आपको, लैम्डा 1 T1 बराबर लैम्डा 2 इंटू T2। सो व्हाट द लैम्डा 1 इज 1.56, 2000 इज लैम्डा 2 दे रखा है 1.8 एंड दैट इज T2। सो व्हाट द वैल्यू ऑफ T2? आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करने में 1733 केल्विन आएगा। दिस बिकम द थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना, देन कैन सॉल्व एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स। मेरे पास टाइम नहीं होना, मैं आपको बताता रियली में एक्चुअली में है क्या, ये क्या भला है यार। इसी से तो क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिनेशन हुआ था। इसी चीज़ के लिए मैक्स प्लैंक को नोबेल प्राइज में मिला था फॉर बीइंग कंसिडरिंग एज अ लाइट एज एन डिस्क्रीट फंक्शन, नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ NH म्यू, विच इज़ ऑब्वियसली प्रूव्ड बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन विद द हेल्प ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने पढ़ा भी होगा। तो उस चीज़ को प्रूफ आइंस्टाइन ने किया था, उसी चीज़ को उनको नोबेल प्राइज मिला था। बट मैथमेटिकली प्रूव किया इस फंक्शन को, दैट्स वाज डन बाय मैक्स प्लैंक, इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। नाउ फाइनली विल कम द लास्ट क्वेश्चन विच इज नथिंग बट वेरी सिंपल, विच इज टोटली बेस्ड ऑन द वेन्स लॉ। व्हाट इज द क्वेश्चन? इज द रेक्टेंगुलर बॉडी हैज अ मैक्सिमम वेवलेंथ, इतना दे रखा है, और क्या रहा करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इतना, टेम्परेचर पे कितना। सिंपली आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू लैम्डा टी इज नथिंग बट कांस्टेंट। सो दैट इज लैम्डा एम, है ना, 2000। व्हाट इज दिस? लैम्डा पता करना है ना, लैम्डा डैश क्या दो, एंड दैट इज 3000 केल्विन। तो कैन राइट नो माइट, दिस इज योर फाइनल रीजन। सो दिस बिकम द सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करिए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि किसी भी कंसेप्ट को हम लोग कम समय में बहुत इफेक्टिव वे में समझा सके, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, जिस बुक्स को भी आप प्रीफर कर रहे हैं, एंड एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशन। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। सिर्फ एक ही रास्ता है, ये जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड हार्डर, और कोई दूसरा विकल्प है नहीं। और साथ में लग कर करिए। मैंने ना जाने कितनों को सिलेक्शन लेते हुए देखा है और ज़मीन से फलक तक पहुंचते हुए देखा है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो सो बिकम अब बाजीगर, लगे कि अब हार है तभी जीत के दिखाइए। सामने वाले को महसूस होने मत दीजिए कि आप टॉप करने वाले हैं, आप टॉपर है। नज़र बरहक है, नज़र लगती है। किसी से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे कितना अच्छा तैयारी चल रही, कितनी बुरी चल रही है।
ऑलवेज सेट देखो क्या होता है, यही सबसे बेस्ट आंसर है किसी भी सवाल का जवाब देने का। क्योंकि जब आप पहले से प्रेडिक्ट करते हो वो चीज़ नहीं होती तो आपको सबसे पहले बहुत गिल्ट फील होता है, दूसरा वही चीज़ मजाक का तात्पर्य बन जाता है किसी और व्यक्ति के लिए। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप चीज़ों को हाइड रखें एज मच एज यू कैन। वर्क हार्ड, हमेशा दीवार के पीछे छिप के मेहनत करो, कि कहा नहीं गया है कि कामयाबी आपकी चीखें निकाले, बाकियों की, आपकी नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।